आज हमारे लिए खास पेशकश सीधे कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से। लेकिन उससे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का अवार्ड 9 बजे को मिला है एएनबी अवार्ड्स में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तमाम खबरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहली बार देश भर में संक्रमण 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में जुबानी जंग तेज हो गई। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है, जहां पर आज अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इस एनकाउंटर में कल 22 जवानों की शहादत हुई थी। एक अब भी लापता बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कल दिल्ली में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सीआरपीएफ के बड़े अफसर और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई अफसर शामिल हुए थे। लेकिन आज बीजापुर का दौरा खुद अमित शाह करने वाले। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब नक्सलियों के साथ आतंक पर जो वार है, आतंक पर जो प्रहार है, वो और तेज हो पाएगा। कब हम ये जंग जीत पाएंगे नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और जो एनकाउंटर, जो प्लानिंग एनकाउंटर की गई थी, दरअसल उस प्लानिंग को अब सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं थी ये, जिसकी वजह से इतनी बड़ी शहादत हुई है। 22 जवान मारे गए हैं, 22 जवानों की शहादत हुई है। सभी के शव अब बरामद कर लिए गए हैं। एक अब भी लापता बताया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो तमाम हालात का जायजा लेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 22 जवान शहीद हो गए। 22 जवानों की शहादत क्या वाकई सवालों के घेरे में अब आ रही है, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए जा रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि इस तरीके से हमला किया जा सकता है। तो क्या प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी? जितेंद्र भागवत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे अमित शाह, क्या ताजा जानकारी मिल रही है आपको? देखिए नेहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट रवाना हो है छत्तीसगढ़ के लिए और वहां पर वो बीजापुर इनकाउंटर साइट भी जाएंगे, जहां पर इस तरीके का हमला नक्सलियों की तरफ से किया गया है। साथ ही जो 22 जवान शहीद हुए हैं, तो श्रद्धांजलि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो 31 जवान घायल हैं, जिसमें से 13 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनसे भी अस्पताल में जाकर के रायपुर में और जो अलग अलग जगहों पर जो जवान भर्ती हैं उनसे मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उसके बाद एक बड़ी समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन इलाकों में किस तरीके से आगे ऑपरेशन चलाना है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान ऐसे ही तेजी से जारी रहेगा। और कल शाम को दिल्ली में जो उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें ये कहा गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एनटीआरओ, जो कि खास तरीके से इंटेलिजेंस रखता है नक्सलियों और दूसरे आतंकी गतिविधियों को लेकर के, उससे मदद ली जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जो समीक्षा बैठक रायपुर में करेंगे, उसमें बड़े स्तर पर सभी अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी के साथ साथ जो स्टेट पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। और ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से जब जो सुरक्षा बल हैं वो लोग ऑपरेशन करने के लिए गए थे, उस दौरान नक्सलियों का एम्बुश हुआ और उसमें किस तरीके से चूक हुई है, इन तमाम चीजों पर विस्तृत समीक्षा आज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, रोपर जेल से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाना है। रोपर जेल अब पुलिस का एक बड़ा बल पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। शिवेन, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है, कहां तक पहुंचा है काफिला? देखिए नेहा, इस पूरे प्रकरण में मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश था उनकी तरफ से, उसके लिए पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है और उसमें 8 तारीख से पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ला करके वहां निरुद्ध करना है। और उससे पहले के जो सारे इंतजाम है,
चाहे वो बांदा जेल में हो, चाहे रूट की बात हो, चाहे वो किस व्हीकल से लाया जाना है, वो सारा गृह मंत्रालय जो यहाँ का गृह सचिव स्तर पर बैठक के बाद तय कर लिया गया उत्तर प्रदेश में। और एक टीम जो आज रवाना हो रही है रोपड़ जेल के लिए, वो टीम बाकायदा उसको सुरक्षा के बीच में लाएगी। लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस की एक टीम पहले से ही रोपड़ जेल में है और वहां के अधिकारियों से संपर्क में है कि किस तरह से हैंडओवर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न है मुख्तार अंसारी को लाते वक्त यहाँ सुरक्षा का। और इसी के चलते जो यहाँ प्रशासन है, सरकार है, उसने फैसला किया है कि उसको रोड के जरिए ही लाया जाएगा और एक ऐसी एम्बुलेंस में लाया जाएगा जिसमें न सिर्फ सुरक्षा की सारी चीजें हों, बल्कि उसकी मेडिकल जो जरूरतें हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि बार बार सवाल उठता रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने उसने खुद अदालत में गुहार लगाई थी। तो इस सब का बात में ध्यान रखते हुए सरकार और पुलिस के स्तर पर ये सारे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल को सुप्रीम कोर्ट इस बात पे सवाल कर सकता है कि अगर इस बात में इंतजाम किया जाना था तो क्यों नहीं ठीक से पुख्ता इंतजाम किया गया। और सुरक्षा को लेकर के जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, विवाद पैदा हो रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने साफ किया है कि एक कैदी को जिस तरह के नियम कायदे कानून से सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो सारी चीजें दी जाएंगी और उसके तहत ही लाया जाएगा। इसीलिए बड़े स्तर के अधिकारियों के बीच में मंथन हुआ, बातचीत हुई, चाहे वो जेल प्रशासन के हो, चाहे रोपड़ जेल के हो, या यहाँ यूपी की बांदा जेल के हो, लखनऊ में बैठे हुए मुख्यालय के लोग हों। और सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लंबा रास्ता है, किस रूट से लाएंगे ये अभी तक पूरी तरह से खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है सुरक्षा कारणों से बता नहीं रहे हैं। लेकिन एक टीम यहाँ से जो रोपड़ जेल जाएगी वही लेकर के आएगी और 8 तारीख से पहले बांदा जेल में उसको लाया जाएगा, जिससे कि यहाँ के जो मुकदमे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त रोपड़ जेल के बाहर से मौजूद है। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक निकलेगा ये काफिला? क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पर शिवेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, डिले हो सकता है क्या? देखिए नेहा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि ये मामला डिले हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जेल के ऊपर इतना शोर शराबा मचा हुआ है, फिलहाल ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, कल यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, पुलिस की बसें लगाई गई थी और कल शाम को ही बाराबंकी पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी। और सबसे अहम जानकारी ये है नेहा कि जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कर रहा था, और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, कल तक वो एम्बुलेंस इस गेट के बाहर खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बाराबंकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद बाराबंकी पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, उस एम्बुलेंस को गुपचुप तरीके से निकालकर एक लावारिस जगह पर छोड़ दिया गया, उसको डंप करने की कोशिश की। हालांकि रात को ही पंजाब पुलिस ने उसे जो है देख लिया, फिर उसे थाने ले जाया गया एम्बुलेंस को, और यूपी की जो बाराबंकी की पुलिस की टीम है वो वहां पर पहुंची, जिसमें सीओ और डीएसपी मौजूद है। और फिलहाल ये जो जेल का ये गेट आप दिखा रहे हैं हम आपको, इस 4 दीवारी के अंदर मुख्तार अंसारी कैद है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, पंजाब की राजनीति में ये मामला बुरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि मुख्तार अंसारी को आखिर इस जेल में क्यों रखा गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी मामले में कोई कैदी होता है, सबसे पहले जमानत की अर्जी लगाता है। इस पूरे मामले में सिर्फ एक छोटा सा रंगदारी का मामला था, जिसमें रातों रात मुख्तार अंसारी को लाकर यहां पर बंद कर दिया गया। अभी तक मुख्तार अंसारी ने इस पूरे मामले में जमानत की अर्जी नहीं लगाई है। मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की जो मंशा है उस पर शुरू से ही सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर एक बार भी मुख्तार अंसारी अदालत में पेश नहीं हुआ। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस लाने की पहल करती है तो व्हील चेयर पर बैठकर मुख्तार अंसारी अपनी सेहत का हवाला देने मोहाली कोर्ट में पहुंच जाता है। और वहां आपके पास सत्येंद्र, रोपड़ जेल के बाहर आप मौजूद है, नजर बनाए रखिएगा। सत्येंद्र और शिवेंद्र दोनों इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी को आज रोपड़ जेल से ले जाया जाना है। वहां पर पुलिस बल की बड़ी फोर्स तैनात की गई है जो वहां से इनको शिफ्ट करेगी। लेकिन इस बीच कोई भी बेल की अपील अभी तक नहीं आई है मुख्तार अंसारी की ओर से। यही वजह है कि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में दरअसल क्या होगा। हेलो
देखिए, आपको बताऊं, जैसा कि सत्येंद्र ने कहा कि जमानत मुख्तार अंसारी ने नहीं लगाई थी अपनी। दरअसल मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश जाना ही नहीं चाहता है, और जब मुख्तार अंसारी यूपी के जेल में बंद था तो उसने अपनी जान का खतरा भी बताया था, जान की खतरा, उसको जान का खतरा है जेल में, ऐसा भी अंदेशा जताया था। तो एक रणनीति के तहत पंजाब की जेल में वो शिफ्ट हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाकायदा एक कानूनी लंबी लड़ाई और 2004 के LMG केस में उसको ये कहा कि उसे हर हाल में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने पेश होना होगा, जांच का सामना करना पड़ेगा। और उसी के तहत बांदा से एक पुलिस टीम, भारी भरकम पुलिस टीम, वो पंजाब की तरफ रवाना हुई है। और जहां मैं मौजूद हूं, इसी रूट से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा ले जाया जाएगा। बांदा जेल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि वो मुख्तार अंसारी जिसके नाम से उत्तर प्रदेश के लोग थर-थर कांपते थे कई इलाकों में, वही उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता था। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको हमारे 3 संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से अब बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। लेकिन अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। जुबानी जंग भी लगातार तेज हो रही है, लगातार रैलियां की जा रही है जिसमें एक दूसरे पर शब्दों के जरिए वार किया जा रहा है। দাঙ্গা মানুষ খুন, बीजेपी 3 গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। বল ইঞ্জিন ले आएगा, उसके জিজ্ঞেস করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তো আছে। এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। নরেন্দ্র মোদী সরকার, মনে রাখবেন, একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার। এর দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা হয়ে গেছে। चुनावी बयानबाजियां वैसे तो हर बार तीखी और जहरबुझी होती हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव में नश्तर जैसे बयानों की कुछ ज्यादा ही भरमार है। तृणमूल खेमा हो या भगवा खेमा, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की होड़ कुछ ऐसी है कि नेता सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। रविवार को चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवरों ने एक बार फिर जोर मारा, निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। गुजराटे तुम्हारे हाथे कत लोक खून হয়েছে, দিল্লিতে কত লোক খুন করেছো, উত্তরপ্রদেশে কত লোক খুন করেছো, আসামে কত লোক খুন করেছো। তুমি হয়ে গেলে দেশপ্রেমী আর আমরা হয়ে গেলাম দেশদ্রোহী। वाह 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 वाह। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही टीएमसी पर आरोप मढ़ा था कि इसके नेताओं को देश से प्यार नहीं है। इसी पर भड़की ममता ने जवाब में केंद्र सरकार पर कत्ल करवाने का ही आरोप मढ़ दिया। কালকে বক্তৃতা দিয়ে বলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি তৃণমূল কংগ্রেস দেশপ্রেমী নয়, তুমি হরিদাস তুমি দেশপ্রেমী। কত লোককে খুন করে দেশপ্রেমী হয়েছে ভাই? মোদি মোদি মোদি। ऐसा नहीं है कि मर्यादा सिर्फ एक तरफ से ताक पर रखी जा रही है, बीजेपी भी इस खेल में कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आसनसोल की चुनावी जंग में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने अपनी विरोधी टीएमसी उम्मीदवार सयोनी घोष के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। অবভিয়াসলি তিনি তো রাজনীতি জানেন না, তিনি এতদিন সিনেমা করে এসেছেন। এরপরে 2রা মে রেজাল্ট বেরোনোর পর উনি হয়তো দোকান খুলবেন, বা আমি জানি না অন্য কোনো প্রফেশনে হয়তো যাবেন বা সিনেমাটাই করবেন। আমি না ওনার লেভেলে নামতে পারবো না, এবং উনি যেই কথাগুলো বলছেন এটাতে ওনার পরিচয়, ওনার বংশ পরিচয়, উনি কিভাবে বড় হয়েছেন সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। উনি তো আমাকে বাচ্চা বাচ্চা বলতেন, উনি আমার থেকে এত বড় হয়ে উনি নিজের পেটি পলিটিক্স যেটাকে আমি বলি, আমি ওনাকে অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড ভাবতাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উনি খুব নিম্ন রুচি এবং নিম্ন মানের পলিটিশিয়ান। কাজে ওনাকে নিয়ে কথা বলে আমি নিজের স্ট্যান্ডার্ডটাকে লো করবো না। बंगाल में ममता बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और लड़ाइयां लड़ने का उनका अंदाज हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है। चाहे वो जुबानी हथियार हो या सड़क पर संग्राम, ममता अपने रुख को लेकर कभी असमंजस में नहीं रही। उनके मुकाबले में बीजेपी जरा भी पीछे नहीं रहना चाहती। जंग के इसी जोश में दोनों तरफ से जुबान पर काबू खोता जा रहा है।
आसनसोल से अनिल गिरी के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। एक दिन में जो आंकड़ा आ रहा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त आंकड़ों में लगातार तेजी हो रही है। महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अगर जो वीकेंड्स हैं उसमें पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू कर दी गई है। कई रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस वक्त तमाम राज्य चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। चौबीस घंटे में देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा कोरोना केस। देश में भी संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ हालात हैं और महाराष्ट्र में भी। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में आसमान छूते कोरोना के पीछे बड़ा हाथ महाराष्ट्र का ही है। नागपुर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मरीज मिले, 62 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुणे में 24 घंटे में 6,225 कोरोना मरीज मिले, 52 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में 24 घंटे में 11,163 नए मरीज मिले, 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर बैठक की और बैठक के बाद जब वो सामने आए तो महाराष्ट्र के लिए कोरोना से लड़ाई के नए नियम साथ थे। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि आज रात 8 बजे से नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। मसलन शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। रात 8 बजे से पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को इजाजत होगी। बस, ट्रेन में खड़े होकर सफर नहीं कर सकते। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ होगा। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लोगों को जाने की मनाही है। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही है। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून, रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस महामारी से लड़ने के लिए विपक्ष से भी मदद मांगी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है जिसके जवाब में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो कोविड से लड़ाई के लिए हर संभव मदद को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें। मेरा मानना बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री हमको फोन करके अपील करते हैं कि आपने हमको मदद करनी चाहिए और हम राजनीति से ऊपर उठकर मदद करते हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए हर समय राजनीति करना और केंद्र सरकार की तरफ उंगली निर्देश करना, ये भी इस महाआघाड़ी के नेताओं ने बंद करना चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक हो रही है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुणे में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि करीब 50% प्रवासी मजदूर होटल बंद होने के चलते वापस अपने घर लौटने की सोच रहे हैं। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। तस्वीरें दिखाते हैं अब आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें बीजापुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 22 जवान इसमें शहीद हो गए। 31 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हालांकि एक जवान अभी भी लापता है और तलाश लगातार वहां पर हो रही है। गहरे जंगलों में टीमें हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बस अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। कल रात हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी। इसके बाद आज गृह मंत्री छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां भी आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। और सबसे बड़ी वजह ये कि पहले से जानकारी जब थी तो फिर इस ऑपरेशन में कमी कहां रह गई, उसी को लेकर
बात होगी, उसी को लेकर चर्चाएं होगी, मंथन भी होगा। प्लानिंग पर सवाल क्योंकि लगातार उठ भी रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की खबरें थी, क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई? क्योंकि ऑपरेशन में 3 फोर्सेस लगातार तैनात थी, जिसमें 700 जवानों की टुकड़ी को नक्सलियों ने घेर लिया था। करीब 250 के करीब नक्सली थे जिन्होंने घेरा था। तो उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी ऑपरेशन में शामिल फोर्सेस की? क्योंकि अलग अलग कमांड और ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या तालमेल सही नहीं था? क्या तालमेल ठीक से नहीं बिठा पाई फोर्सेस, या फिर टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा निर्भरता थी, वो एक कारण रहा? वक्त के साथ रणनीति में बदलाव क्यों नहीं किया गया? सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मंथन भी हो रहा है। इस बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दुख और मातम हर और पसरा हुआ है। ये तस्वीरें बीजापुर की, जहां पर 22 शहीदों को आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ परिजन उनको नमन भी कर रहे हैं। परिवार के लोग वहां पर, और दुख की घड़ी परिवार के लिए पूरा देश साथ है। प्रधानमंत्री ने भी कल इस दुखद घटना पर परिवार से संवेदना व्यक्त की थी। तमाम सियासी लीडर्स भी लगातार इस पर शोक जता रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को ढूंढना, और इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। कल देर रात तक मंथन चलता रहा और इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि फेलियर कहां रहा, कमी कहां पर रह गई। आपको बता दें कि शुक्रवार रात सीआरपीएफ कोबरा कमांडर, स्पेशल टास्क फोर्स डीआरजी के 2000 जवान जिन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, जिनके साथ बसरिया बटालियन भी थी, उसके बाद नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर लिया था। तर्रेम की पहाड़ियां थी जहां पर जवानों को घेरा गया था। 3 से 4 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। जानकारी और यूएवी की तस्वीरें 20 दिन पहले मिल चुकी थी, जिसके बाद बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी इस पूरे ऑपरेशन की।